आपने बतौर जज इतनी मेहनत की स्ट्रगल की है, कैसा फील हो रहा है? कैरियर है बतौर वकील और उसके बाद बतौर जज, ये बहुत हैवी कैरियर समझा जाता है। ये कोई आसान काम नहीं होता है। बड़ा अच्छा लग रहा है। 45 साल तकरीबन काम किया है। वालिदा मेरी का ख्याल था कि मुझे मैट्रिक के बाद बाहर जाके वो काम शाम करना चाहिए दूसरे मुल्कों में, लेकिन मेरे वालिद का ये ख्याल था कि नहीं, मैं तो नहीं कह सकता मैंने क्या खिदमत की है लोगों की। आपने फीमेल्स के लिए शाम की अदालत लगवा दी। फीमेल्स की शाम की अदालत लगवाई। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया लाहौर हाई कोर्ट में कि आपका आज कोई फैसला हुआ है तो सुबह आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे ऑटोमेटिक उसकी कॉपी मिली। आपने लाहौर हाई कोर्ट में एज अ बतौर जज कितने अरसे काम किया? मैंने तकरीबन 9 साल से ज़्यादा अरसा काम किया। अगर कभी ऐसा हुआ कि कभी आपसे कोई गलत फैसला हो गया और आपको बाद में रिग्रेट हो के मैंने वो गलत फैसला कर दिया? नहीं बच्चे, ये ऐसा नहीं होता। वैसे हो जाए अगर तो उसमें बहुत गुंजाइश होती है लॉ में। धमकी हमेशा उन लोगों को मिलती है जो पर्सनल हो जाते हैं। अब बतौर वकील पर्सनल हो जाएं, अब बतौर जज पर्सनल हो जाएं, तो फिर लोग नाराज होंगे। तो जो जज होता है उसको तो बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, गाड़ियाँ, गार्ड, सब कुछ मिलता है। मैंने रिफ्यूज कर दिया था कि प्रोटोकॉल एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो प्रोटोकॉल ना लेने की क्या वजह थी? प्रोटोकॉल तो आपको खराब करने के लिए होता है। मेरी जाती रिसर्च के मुताबिक, इतना लंबे एक्सपीरियंस के बाद मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई 10% ऐसे केस नहीं होते जिनको अदालत में ले जाने की जरूरत है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अभी पाकिस्तान में नहीं आया हो, बाकी सारी दुनिया में वो आ गया है। लोग बाहर बैठ जाते हैं, आपस में बैठ के बात करते हैं, तो लोगों के आपस में डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और सुलह करवाई। ये आवाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है? टोटल फ्री ऑफ कास्ट, इसमें किसी किस्म की कोई कास्ट नहीं आती। कभी आपकी अपनी होती है? बिल्कुल होता है। अपनी मैं कभी ऐसी अदालत लगी आने वाले हर कपल को ये बताता हूँ और कहता हूँ कि अगर आप मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी तलखलामी नहीं होती, आपस में तकरार नहीं होता, तो वो बहुत खतरनाक बात है। मियाँ बीवी में से किसी एक का चुप कर जाना, जो चुप करके सहते रहना, और फिर वो आखिर में ब्लास्ट हो जाए। आप कहते हैं कि लोग इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं, ऐसे ही है। जब ये जो हमारा सिस्टम है कानून का, इसमें हम जज जो हैं, हम इंसाफ नहीं करते, हम फैसले करते हैं। और फैसले करते हैं जो केस बने हुए आते हैं हमारे सामने, जो लोग अपनी एविडेंस लेके आते हैं। आज आप पाकिस्तान के हालात देख लें, जो भी हैं, जो ठीक कर रहे हैं उसको थैंक यू कहें, जो गलत आपसे हो जाता है उस पर सॉरी कहें, तो कोई डिस्प्यूट नहीं रहता। जब घर टूटता है तो सिर्फ मियाँ बीवी मुतासर नहीं होते, बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर होते। जो हमें सोशल मीडिया बता रहे हैं वो बड़ा सच है, और हमारे माँ बाप बेचारे पीछे रह गए, उनको पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं हूं मानूर मकबूल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही ख़ुसूसी मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चीफ जस्टिस अनवारुल हक, जिन्होंने बतौर जज बहुत टाइम लाहौर हाई कोर्ट में काम किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अदल इंसाफ कायम करने का हुक्म दिया है और ये इस काम को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया, कब, कैसे, किस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बेटे, मैं खैरियत से हूँ। कैसी जा रही है लाइफ आपकी? लाइफ रिटायरमेंट के बाद मज़े की है, मज़े की लाइफ है। जिम्मेदारियाँ कम हो गई हैं। मज़ा आ रहा है इस फ्री लाइफ में, क्योंकि आपने बतौर जज इतनी मेहनत की स्ट्रगल की है और जाहिर सी बात है दिन रात स्ट्रगल करना, मेहनत करना, इतना सब कुछ आपने एक साथ किया। तो अब चीज़ें कम हुई हैं तो कैसा फील हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। 45 साल तकरीबन काम किया है और उसके बाद एकदम से आप एक रिलैक्सिंग मोड में आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली आदत नहीं होती बंदे को, तो इसमें थोड़ा फील नहीं हुआ जैसे इंसान अवज़र होने लग जाए, इरिटेट होने लग जाए? मेरा ख्याल है मेरे साथ थोड़ा सा डिफरेंट था कि हमारा जो कैरियर है बतौर वकील और उसके बाद बतौर जज, ये बहुत हैवी कैरियर समझा जाता है। ये कोई आसान काम नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा काम करना। वो कहते हैं ना, डॉक्टर और वकील की स्टडी कभी ख़त्म नहीं होती, हर वक्त स्टडी करनी पड़ती है। अच्छा, चले हमें सबसे पहले अपनी तलीम का बताएं। आपने इब्तदाई तलीम कहाँ से हासिल की और सफ़र कहाँ से शुरू किया आपने? तो मेरा ताल्लुक जेलम से है। ठीक है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन जेलम से किया है और उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से आके LLB का इम्तिहान दिया और उसके बाद से अपनी वकालत शुरू की। तो ये सफ़र, ये जो आपका सफ़र था जेलम से लेकर चीफ जस्टिस तक का सफ़र, ये कैसा रहा? जब बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। ये कहना बहुत अच्छा लगता है मुझे हमेशा कि ये एक बहुत स्ट्रगल का सफ़र है और ये स्ट्रगल बहुत ज़रूरी, नेचुरल है। वो सारे बच्चे जो इस वक्त ला कर रहे हैं या ला करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए मेरा एक लिहाज से मैं एक मिसाल हूँ कि मैंने बहुत मुश्किल हालात में से गुज़र के, बल्कि नाइट क्लास में ला करके
और साथ काम करके मींस कि LLB आपने किया। रात के टाइम स्टडी की है? नाइट क्लास होती थी हमारी, नाइट दिन में हम क्लास। काम कर लेते थे कोई ना कोई, ओके। ताकि आपके एक्सपेंस जो हैं वो पूरे हो जाएं। तो ये इस तरह करके आप अपना कैरियर शुरू करें और उसके बाद बिल्कुल दिल जमई के साथ अपना काम करें, तो अखलास के साथ। तो सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल पेश आई? जो मुश्किल तो पेश तब आती है आपको जब आप कोई ऐसा काम करें जिस पे आपको रिपेंटेंस हो, शर्मिंदगी होने का ख़तरा हो। जब आप अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं फिर उसमें कोई इस तरह की मुश्किल तो नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी तो एक चल रही है। हम इस दुनिया में रहने के लिए तो आए नहीं, गुजर रहे हैं यहाँ से। सारे तो अपने अपना काम ज़्यादा करके। सपोर्ट किसने किया आपको? ये बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरे ख़ास तौर पे उस्ताद, और अभी तो मैं ये कहता हूँ कि वो लोग जिन्होंने कलम पकड़ना सिखाया, प्राइमरी स्कूल के उस्ताद, और वो ऐसे स्कूल जो बहुत ही आम से स्कूल होते। मैं तो किसी बड़े या अच्छे स्कूल में मौका नहीं मिला पढ़ने का मुझे, तो वो ऑर्डिनरी स्कूल के जो आम उस्ताद थे उन्होंने कलम पकड़ना सिखाया, ABC लिखना सिखाया, अल्फ बे लिखना सिखाया। तो ये बहुत एक हमारे लिए एजाज़। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके उस्तादों ने आपको बहुत सपोर्ट किया? सबको, हम सब अपने उस्तादों के एहसानमंद हैं। तो फैमिली में किसने ज़्यादा सपोर्ट किया? फैमिली में अब्बू ने? वालिद ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वालिद ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी वालदा तो जेलम का जो कल्चर था वो ये था कि बच्चा मैट्रिक कर जाए तो उसको भेज दो, फौरी तौर पे दुबई भेज दो, या इंग्लैंड, हमारे लोग बहुत हैं जेलम से। तो वालदा मेरी का ख्याल था कि मुझे मैट्रिक के बाद बाहर जाके वो काम शाम करना चाहिए दूसरे मुल्कों में, लेकिन मेरे वालिद का ये ख्याल था कि नहीं, मुझे मतलब आपके बैक सपोर्ट आपके फादर मुझे थे? कोई कैरियर अपना बिल्ड करना चाहिए, और वो अल्लाह का शुक्र है हो गया। आप एक ही बेटे थे अपने वालिद के? जी नहीं, हम दो भाई। दो भाई थे। दूसरा भाई इंग्लैंड में है। अच्छा, उसको वालदा वाला मिल गया कैरेक्टर कि वालदा ने उनको वो बाहर इंग्लैंड भिजवा चला गया, दिया। क्योंकि हमारे सारे खानदान के लोगों के जाने का ट्रेंड था। सारे लोग अपने बच्चों को भेजते थे क्या प्रेफरेबली, कहते हैं, जिद्दी पुश्ती चलता लेकिन है। मेरे भाई ने तो खैर पहले यहाँ पे MSc किया कैरियर यूनिवर्सिटी से DSS में, फिर वो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे UK में जाके उसने रहना शुरू किया। तो लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो ये है कि बच्चा बस ज़रा बड़ा हो गया, तो उस ज़माने में तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं होते थे, वो तो 73 में आके शुरू हुए। ऐसा ही है। तो बस ऐसे ही उठ के चल पड़ते थे बच्चों तो के ये साथ। जो आपका जेलम से लेके चीफ जस्टिस तक का सफ़र था, उसके बाद उस दौरान आपने क्या क्या खिदमत की लोगों के लिए? कि मैं तो नहीं कह सकता मैंने क्या खिदमत की है लोगों की। मेरे लिए तो ये था कि मैं कोई ऐसे काम कर जाऊँ जिनके बारे में मैं कुड़ता था कि ये काम अदालतों में इस तरह नहीं होने चाहिए, इस तरह होने चाहिए। कोई एक अच्छा काम बताएं जिसको, जो आपको याद आके आपको बहुत खुशी मैं होती बड़े फ़ख्र से बता सकता हूँ, मैंने सबसे बड़ा काम ये किया कि मैंने कुछ ख़वातीन को देखा जो अदालत में आती थी और वो जॉब करती थी, वर्किंग वुमेन थी, तो उनको अपने दफ्तरों से छुट्टी नहीं मिलती थी कोर्ट में आने के लिए, ख़ास तौर पे उनके जो अपने बच्चों के केस होते थे उसमें। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हमने एक शाम की अदालत बनाई, और वो इवनिंग कोर्ट जो है वो बहुत कामयाब तजुर्बा रहा। मींस कि आपने फीमेल्स के लिए शाम की अदालत लगवा दी? फीमेल्स की शाम की अदालत लगवाई। फिर मैंने उसमें जो एक दूसरा काम मैंने देखा जो बहुत मुझे तकलीफ़ देता था कि कुछ लोग अदालत में मेरे पास लाए जाते थे जो ज़्यादा बुज़ुर्ग होते थे, उनको उठा के लोग लेके आते थे। तो उसकी वजह ये थी कि हमारी पुरानी जो सारी इमारतें हैं अदालतों की, और जो नई भी बनी हमारी बात, उसमें माजूरों के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। तो वो मैंने बनवाया, मैंने कोशिश की, बस जो बंदा काम कर सकता है। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया लाहौर हाई कोर्ट में कि आपका आज कोई फ़ैसला हुआ है तो सुबह आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे ऑटोमेटिक उसकी कॉपी मिल जाए। वो बड़ा कामयाब रहा। ऑनलाइन सिस्टम? ऑनलाइन सिस्टम। हर जज साहब को कहा कि आप फौरी तौर पे कोशिश करें विदिन 24 आवर्स आपका ऑर्डर जो है वो लोगों को मिल जाए पढ़ने के लिए। तो ये इस तरह के काम जितने भी हो सकते थे वो किए। तो आपने लाहौर हाई कोर्ट में एज अ बतौर जज कितने अरसे काम किया? मैंने तकरीबन 9 साल से ज़्यादा अरसा काम किया। 9 साल से ज़्यादा आपने बतौर जज? जी। जैसे आप बता रहे हैं कि आपने 45 साल इस फील्ड में गुजारे हैं, तो 45 साल में 10 साल आपने जज के कैरेक्टर में किया, और आपने पीछे 35 साल तो वकालत की आपने एज अ सिर्फ वकालत की, और उसके अलावा कुछ नहीं किया। वकालत की एज अ वकील के तौर पे। जी, वकील के तौर पे आपने फिर बहुत सारे केसेस देखे होंगे, अच्छे भी बुरे भी। अच्छों में बहुत से लोगों ने आपको दुआएं दी होंगी, और जो अगर कभी ऐसा हुआ कि कभी आपसे कोई गलत फैसला हो गया और आपको बाद में रिग्रेट हो के मैंने वो गलत फैसला कर दिया?
नहीं बच्चे, ये ऐसा नहीं होता। वैसे हो जाए अगर तो उसमें बहुत गुंजाइश होती है लॉ में कि आप अपने किसी फैसले को अगर आपने कोई अनाउंस कर दिया और उसके बाद आपको ख्याल आया मतलब आपको कोई रिग्रेट नहीं कि आपने अल्लाह का शुक्र है कोई रिग्रेट नहीं है। और ये इसके गवाह तो लोग होते हैं, जज को खुद तो नहीं पता होता। मेरे फैसले जो हैं, जितने लोगों को मैंने फैसला करके खुश किया होगा उनके हक में, एग्जैक्टली उतने ही लोग बेचारे नाराज भी होंगे उनके खिलाफ फैसला हुआ। अक्सर ऐसा होता है ना कि जज को, वकील को धमकियां मिलती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप हक पे बात करें ना, इंसाफ पे बात करें, लेकिन जो आपकी अपोजिट पार्टी होती है वो समथिंग गुंडे टाइप के, चौधरी टाइप के लोग होते हैं और जो लिहाजा आपको टॉर्चर करते हैं कि नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत फहमी है। आपको इसके बारे में सही नहीं बताया गया। कभी भी वकील को और जज को कोई धमकी नहीं दे सकते, नेवर, होता नहीं है। इसलिए कि धमकी हमेशा उन लोगों को मिलती है जो पर्सनल हो जाते हैं। अब बतौर वकील पर्सनल हो जाएं, अब बतौर जज पर्सनल हो जाएं, तो फिर लोग नाराज होंगे आपसे। वरना जिसको पता है कि इसका ये काम है, प्रोफेशनल आदमी है, उसकी तो रिस्पेक्ट करते हैं। आपके जो केस का मौजू होता था मोस्टली किस पे होता था, कपल्स के ऊपर या ऑलराउंडर? बच्चे, हाई कोर्ट में तो हर किस्म का केस आता है, उसमें तो आपके पास कोई खास तखसीस नहीं होती। आप हर किस्म का काम जो है, जो भी केस आ जाए आपको करना पड़ता है। तो जज, तो जो जज होता है उसको तो बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, गाड़ियाँ, गार्ड, सब कुछ मिलता है। तो आपको मिला, आपने लिया या नहीं? वो तो सारे, अब पाकिस्तान को पता है कि मैं जो ही चीफ जस्टिस बना हूँ, जब मेरा हलफ हुआ गवर्नर हाउस में, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि प्रोटोकॉल एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो प्रोटोकॉल ना लेने की क्या वजह थी? इसलिए बच्चे की ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। आप तो प्रोटोकॉल तो आपको ख़राब करने के लिए होता है, आपको सही बिगाड़ देता है, बिगाड़ देता है। आपका वो जो तवज्जो है अपने काम की बजाय, अपनी उसकी बजाय आपका ज़्यादा ध्यान अगर प्रोटोकॉल की तरफ चला जाए तो फिर मारे गए आप, फिर काम क्या करेंगे आप? ऐसे ही है। तो ये जो आपने, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कपल्स का आपने काम शुरू किया, कपल्स की सुलह करवाने का, ये कब शुरू, कैसे दिमाग में आया आपके? हाँ, ये बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ मैं, हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि ये तो जो अदालतों में लोग आते हैं, लड़ते हैं अपने मामलात के लिए, मेरी ज़ाती रिसर्च के मुताबिक, इतना लंबे एक्सपीरियंस के बाद मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई 10% ऐसे केस नहीं होते जिनको अदालत में ले जाने की ज़रूरत हो। हमें तो 90% मुकदमात को खुद बैठ के आपस में सॉर्ट आउट कर लेना। मतलब बैठक लग जाती है? और बैठक नहीं लगती, उसके लिए दुनिया में एक नया निज़ाम है, उसको हम ADR कहते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अभी पाकिस्तान में नहीं आया वो, बाकी सारी दुनिया में वो आ गया है। लोग बाहर बैठ जाते हैं, आपस में बैठ के बात करते हैं, किसी बड़े को बिठा लेते हैं, किसी ज़्यादा समझदार को बिठा लेते हैं, किसी वकील को, किसी जज को, किसी रिटायर्ड अफसर को, जो बंदा उस बात से वाकिफ़ हो, तो लोगों के आपस में डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। ऐसा ही है। तो आपको रिटायरमेंट किए कितना टाइम हो गया? रिटायरमेंट से 5 साल से ज़्यादा हो गया। 5 साल से। तो रिटायरमेंट के बाद आपने क्या करना शुरू किया? जैसे आपने बताया कि आपका बर्डन थोड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी आप अभी काम में मसरूफ़ हैं, तो आप रिटायरमेंट पे बर्डन कम होता है इसलिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मेरी अदालत में रोज़ 100 से ज़्यादा मुकदमात लगते थे, उन सबको देखना, पढ़ना, सुनना, फिर उनके फैसले करना। बड़ी हिम्मत की बात है। जो आप कर सकते हैं उसमें से जितना काम कर सकते हैं, तो वो एक बड़ा लगता है आपको कि मुश्किल काम किए जा रहे हैं। तो फिर एक वक्त आता है जब आपको अपनी रिटायरमेंट का इंतज़ार होता है कि मैं रिस्पेक्टिवली, इज़्ज़त से अपनी इस जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊँ। रिटायरमेंट का इंतज़ार था? बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी का खुशगवार तरीन दिन था कि मैं एक पूरा अपनी इनिंग पूरी करके, अपनी एक जॉब पूरी करके, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके, जो अंडर ओथ होती है जिम्मेदारी है, हलफ के तहत जज काम करता है। ऐसा ही है। जज के ऊपर जो बर्डन है वो खाली सोशल बर्डन नहीं होता। जैसे कि आपका मैंने देखा आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और सुलह करवाएं। हाँ जी। ये कब शुरू किया आपने? ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था रिटायरमेंट के थोड़े दिनों के बाद, लेकिन उसके बाद फिर कोविड की वजह से हमें इसको कोई 1 साल तकरीबन सस्पेंड करना पड़ा। तो अब चल रहा है, इसमें कासिम अली शाह साहब हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, तो उनकी फाउंडेशन है कासिम अली शाह फाउंडेशन, तो उसमें मैं बैठ के काम करता हूँ और हम तमाम पाकिस्तान से बाहर कपल्स को कहते हैं कि अगर आपके दरमियान कोई डिस्प्यूट है, अगर आपका झगड़ा हो गया है, आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार नहीं समझ रहे और आपके ख़तरा आपको ये है खुदा न खास्ता घर टूट सकता है, तो आप एक दफ़ा हमें कॉल करें
आप हमें अप्लाई करें, हम आपको बिठा के आपकी बात सुन के आपको कोई ऐसी एडवाइस कर सकते हैं, आपके दरमियान जो मसला है उसको हम इस तरीके से थ्रैश कर सकते हैं, उसके इन्स एंड आउट्स आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे ही है। ताकि वो आपका डिस्प्यूट जो है वो आपको, आपके ख़ानदान को और आपके बच्चों को मुतासिर ना करें। जैसा कि आपने सुलह करवाते हैं तो वो लोग आते हैं, हाँ। उनको हम बिठा के उनसे पूछते हैं मसला क्या है, और वो अपने मसले के बारे में जब बयान देते हैं दूसरे बंदे से पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो दोनों जब सिंसियरली इस एफर्ट में होते हैं कि हमारा मसला हल हो जाए, हमारे दरमियान जो डिस्प्यूट है उसका कोई हल निकल आए, तो फिर वो हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो आप प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो ये आवाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है? टोटल फ्री ऑफ कास्ट, इसमें किसी किस्म की कोई कास्ट नहीं आती। इसमें अगर हमें किसी मरले पे इस मामले को लेके अदालत में लेके जाना पड़े, उसकी कोई डिग्री बनवानी पड़े कोर्ट से, तो वो भी हम अपने पास से करते हैं, उसके लिए भी कोई फीस चार्ज नहीं करते। ऐसा ही है। तो अब अपने आप फारिग टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? बच्चे, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मुझे ये इतना अच्छा काम दे दिया सुलह कराने वाला, तो ये तो एक से ज़्यादा ज़िंदगियाँ भी हों तो बंदा यही काम करे, इससे अच्छा जैसे कोई आप हस्बैंड वाइफ की सुलह करवाते हैं, जी, husband ऑब्वियसली wife आप भी एक हस्बैंड, आप भी वाइफ है, तो कभी आपकी अपनी होती है? बिल्कुल होता है। तो अपनी मैं कभी ऐसी अदालत लगी आने आपकी? वाले हर कपल को ये बताता हूँ और कहता हूँ कि अगर आप मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी कलामी नहीं होती, आपस में तकरार नहीं होता, तो वो बहुत ख़तरनाक बात है। मियाँ बीवी में से किसी एक का चुप कर जाना, जो चुप करके सहते रहना, और फिर वो आखिर में ब्लास्ट हो जाता है, वो बहुत तो ये आपस में ज़िंदगी में चलता रहता है। तो आप अपने क्लास फेलोज में, बहन भाइयों में, वो एक मिसाल है ना, जहाँ लड़ाई होती वहाँ प्यार होता है। ये निशानी इस बात की कि आपको ज़िंदगी में हर चीज़ फेवरेबल तो नहीं मिल सकती। ऐसे ही। तो कितने परसेंट कपल होते हैं जो सुलह के हक में होते हैं? हमारा इस वक्त जो एवरेज है वो कंप्यूटर हमारे प्रोग्राम के मुताबिक तो 60% प्लस हमें कामयाबी हो जाती है। लेकिन जो और बाकी केसों को हम पेंडिंग रखते हैं, कोई केस बंद नहीं करते। किसी वक्त भी किसी कपल को समझ आ सकती है। समटाइम्स कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही आखिरी स्टेज पे, तो उनकी हम खुद कोशिश करके डिवोर्स भी कराई है, खुद करवाई। हमने 15-20 ऐसे केस हैं इस वक्त तक जिसमें मुझे लगा कि अब ये कपल जो है, इसको वो जो कुरान पाक में है कि अल्लाह की हदूद के मुताबिक रहना चाहिए आप, वो अगर हमें लगे कि हदूद में नहीं रह सकते या बहुत बेजोड़ शादी होगी, ये शादी नहीं होनी चाहिए थी और इन दोनों के दरमियान कोई सूरत है नहीं इकट्ठा रहने, तो खुद ही एडवाइस करते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान का माहौल चल रहा है, जैसे हमारा पाकिस्तान का माहौल आप देख रहे हैं, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इंसाफ के लिए लोग तरस रहे हैं लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग धक्के खा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं, सब चीज़ें बेयर भी कर रहे हैं। मोस्टली ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपने रिश्ते में बंधी होती हैं, मजबूर हो जाती हैं अपने बच्चों के हाथों और बेबस हो जाती हैं, वो कोई स्टेप नहीं उठा सकती, इंसाफ नहीं मिलता, उनके हस्बैंड से होते हैं, उनकी आपस में नहीं बन रही होती। तो आप जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है हमारी ऑलराउंडर जो चल रही है, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? आपका सवाल तो बहुत से सवालों को अपने अंदर और समेट रहा है और वो बड़ा, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मुझसे पूछी हैं। मसलन आप कहती हैं कि लोग इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, ये जो हमारा सिस्टम है कानून का, इसमें हम जज जो हैं हम इंसाफ नहीं करते, हम फैसले करते हैं और फैसले करते हैं जो केस बने हुए आते हैं हमारे सामने, जो लोग अपनी एविडेंस लेके आते हैं, जो गवाह लेके आते हैं। अब अगर एक जज को खुद भी मालूम हो जाए कि इसमें असल बात क्या है, तो वो उस केस को सुन ही नहीं सकता। यू मीन कि आपका काम सिर्फ इंसाफ करके फैसला करना, सही फैसला करना। इंसाफ का तो अल्लाह मियाँ को पता है कि इंसाफ क्या है, मतलब सारा मामला सुनना और उसके ऊपर हक का फैसला देना। जी, पूरे मामले को सुनना, जिस किसी दो लोगों के दरमियान तनाज़ा है उन दोनों को पूछना कि आप अपने इस तनाज़े के अपने हक में बताओ क्या है, वो कि जी फ़लाँ मेरे गवाह हैं, फ़लाँ दस्तावेज़ात हैं, तो उनको एग्जामिन करना और जज ईमानदारी से उस सारे हक़ाइक़ को देख के फैसला करना। अब हमारी सोसाइटी में तकरीबन कितने परसेंट कपल ऐसे हैं जो डिवोर्स हो रही है? डिवोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। इस वक्त इसकी वजह क्या है? खौफनाक वजह है इसकी। बहुत बुनियादी वजह जो हमारे यहाँ घर टूट रहे हैं या हमारे यहाँ लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे एक दूसरे को, पहली बात तो यही है कि अदम बर्दाश्त है, हम लोगों में टॉलरेंस कम है, बर्दाश्त की हद खत्म, बर्दाश्त बहुत कम हो गई है। अब मैं आपको हमने जो इस पर इतना काम किया है इतने साल, तो जो नतीजा निकाला है वो ये है, हम लोगों के अंदर बचपन से
थैंक यू कहने की और सॉरी कहने की आदत नहीं है। हम में से कोई किसी को थैंक यू नहीं कहता, हम में से कोई किसी को सॉरी नहीं कहता। आज आप पाकिस्तान के हालात देख लें जो भी हैं, अगर सारे जिम्मेदार लोग थैंक यू और सॉरी कहें, जो ठीक कर रहा है उसको थैंक यू कहें, जो गलत आपसे हो जाता है उस पर सॉरी कहें, तो कोई डिस्प्यूट नहीं रहता, कोई झगड़ा नहीं रहता। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कपल्स में कोई जो सॉरी बोले ना, वो कहते हैं कि हमारी शान में गुस्ताखी होती है, ये अना की बात है। अना में आ जाते हैं, अना में सॉरी नहीं बोलते। ये जो हम काम करते हैं, जो मैं फाउंडेशन के दफ्तर में जब बैठता हूँ तो मैं लोगों से कहता हूँ कि ये एक वर्कशॉप है जहाँ पे हम अना की कील को निकालते हैं, जहाँ पे हम गुस्से को मैनेज करना सिखाते हैं कि आप अपने गुस्से को कैसे ब्रेक लगा सकते हैं। हर बंदे को गुस्सा आता है, हर बंदे को अपने उनकी वो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही है ना कि अगर एक झुक रहा है तो दूसरा उसकी इज्जत करे, दोनों मिल बांट के कॉम्प्रोमाइज करें तभी चल सकते हैं। ऐसे ही है, कोई बंदा भी ऐसा नहीं है दुनिया में कि जिसको अपने बच्चों की पैदाइश के बाद अपना घर तोड़ना अच्छा लगे। कोई औरत नहीं तोड़ना चाहती, कोई मर्द नहीं तोड़ना चाहता। और जब उनके घर टूटते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप लोग आपस में लड़ते झगड़ते हो, एक दूसरे को बुरा भला कहते हो, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हो, घर ख़राब कर रहे हो, तो आपको अच्छा लग रहा है, कहते नहीं बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है हम सब लोगों में कि हमारी जो जहाँ पे ब्रेक लग जानी चाहिए, जहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए, वो हमें शुरू से नहीं सिखाया किसी। ऐसा ही है। और सबसे बढ़कर हमारा पाकिस्तानी जो कल्चर है ना, उसमें अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है ना, तो कोई तीसरा बीच में छलांग लगा देता है। जैसे कोई लड़के की माँ हो गई या लड़की की माँ हो गई या बहन भाई, कोई भी वटएवर जो भी हो, वो छलांग लगा देता। आई गेस ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बीवी की आपस में हो रही तो उनको उनकी हद में रहने तो वो आपस में ही निपटे। ये भी एक गलतफहमी है। बहुत उर्फ़े आम में लोग हमारे कहते हैं कि तीसरे बंदे की वजह से खराबी हो रही है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो लोग दोनों मियाँ बीवी सिंसियर होते हैं उनमें तीसरा दाखिल ही नहीं हो सकता। ये एक अपनी बाउंड्री, तीसरे को दाखिल करने की स्पेस भी हम खुद प्रोवाइड करते हैं। जो मियाँ बीवी आपस में अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं, आपस में खुल के बात करते हैं, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे कोई तीसरा नहीं आ सकता। ऐसे तीसरे के आने से जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग से, लेकिन आप पहले मौका देंगे तो तीसरा आएगा। मतलब हम तीसरे की स्पेस खुद ही बनाते हैं, उसको इनवाइट करते हैं बाज़-औक़ात। तो इस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? कपल को अपने दोनों को बैठ के, जो मेरे साथ बैठ के करते हैं, एक पूरा एक तरह से एक नई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि आपकी शादी हुई थी, ये आपके प्रॉब्लम्स हुए हैं, इसमें आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। तो आप अपनी अपनी जिम्मेदारी को कबूल करें। हमारे पास जितने लोग सुलह के लिए मेरे पास आते हैं, जो आके मियाँ बीवी कहते हैं, कोई भी उनमें से ये कहता है कि जी मेरी ये गलती है और मेरा घर ख़राब हो रहा है, मुझसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा, उनकी 10 मिनट में सुलह हो जाती है। जो ये कहता है इसकी वजह से घर ख़राब हो रहा है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसको आप समझ लें ज़िंदगी में। जो कहे ना मेरी गलती नहीं, इसका कसूर है, वो उसके लिए तो मुझे कई महीने लग जाते हैं उनको समझाने में, पहले इस तरफ लाने में कि पहले अपनी गलती का एतराफ़ करें। तो आप हमारे आज के जो कपल्स हैं, आज का जो दौर चल रहा है, नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब आप कपल बन गए, जब आपने इतने कलमे पढ़ के दस्तखत कर दिए एक एग्रीमेंट पे, तो उस एग्रीमेंट का लिहाज करें, उस एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करें। दुनिया में लोग चर्च में जाके शादियां कर रहे हैं, क्रिश्चियंस हिंदू मंदिरों में जाके शादियां करते हैं, हम अब मस्जिदों में निकाह कर रहे हैं और मौलवी साहब हमें कलमे पढ़ा के दस्तखत करवाते हैं। हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। हमें अपने उस एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करनी है। और फिर हमें सबसे ज़्यादा ये देखना है कि जब घर टूटता है तो सिर्फ मियाँ बीवी मुतासर नहीं होते, बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, और बच्चों से भी ज़्यादा मियाँ बीवी के पेरेंट्स मुतासर होते हैं। बेटियों के पेरेंट्स ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनकी बच्ची के साथ इस तरह का हादसा ना हो। ऐसा ही है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ना बच्चे समझने के लिए तैयार हैं, उस तरह का जो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, और वो समझते हैं कि हमें जो गूगल से मालूमात मिल रही हैं, जो हमें सोशल मीडिया बता रहा है वो बड़ा सच है, और हमारे माँ बाप बेचारे पीछे रह गए, उनको पता नहीं। तो हमें अपनी पुरानी इकदार को लेके चलना चाहिए, थोड़ा मेंटल को चेंज करना होगा। ऐसे ही है, थोड़ा सा अपना
अपने आप को वापस लेके जाना चाहिए उन चीज़ों की तरफ जो आपकी बेहतरी की ज़मानत देती, जहाँ आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, एक दूसरे को सॉरी कहना शुरू कर दें, एक दूसरे को थैंक यू कहना शुरू कर दें। ये कोई नई बात तो है ही नहीं। ऐसा ही है, अपने रिश्तों में रिस्पेक्ट देना सीखें और झुकना सीखें, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। झुकने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप एक पुरतशद्दद ज़िंदगी जो है वो आपको मिले और आप परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजारें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और उस रिस्पेक्ट के नतीजे में फिर वो देखें कि अब हम इसको अपने इस रिश्ते को कैसा मॉडल बनाएं कि हमारी बेटियां और हमारे बेटे उस तरह के मॉडल मियाँ बीवी बन के सामने आए। जो मियाँ बीवी लड़ते हैं वो अपने बच्चों से कैसे तवक्को कर सकते हैं? बच्चों भी फिर वही चीज़ कैरी करते हैं, नस्ल दर नस्ल चलती है ऐसे ही। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुननी, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।